विस्कोसिटी क्या होता है, देखो। अ, जैसे हमने क्या देखा था कि जो हमारा सरफेस टेंशन था वो कोहेसिव फोर्स हम्म की वजह से लगता था, ठीक है ना। हम्म उसी कोहेसिव फोर्स की वजह से लिक्विड का जो फ्लो होता है भाई, लिक्विड के जो आपस में मॉलिक्यूल्स है वो भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो लिक्विड का हम्म फ्लो होता है वो भी क्या हम्म होता है, उसमें भी एक तरीके से एक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। इसी हम्म फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी कहते हैं। बस मतलब अगर हम्म आपको वन लाइन में समझना है तो ये समझ लो कि लिक्विड का खुद का जो फ्रिक्शन है उसे हम विस्कोसिटी कहते हम्म हैं, ठीक है। अब हम्म हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि मान लेते हैं एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो जब लिक्विड फ्लो करता है हम ये मान सकते हैं कि उसकी कई सारी लेयर्स हैं जो फ्लो कर रही हाँ है। अब जो पहली लेयर फ्लो कर रही है, ठीक है, हम्म वो दूसरी लेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, हम्म ठीक है। और जो दूसरी लेयर है उसके नीचे वाली लेयर वो उसको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब हर लेयर उसके ऊपर और नीचे वाली लेयर से अट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे ये ब्लू कलर की जो लेयर बनाई मैंने, तो हम्म ये लेयर ऊपर वाले से भी अट्रैक्ट हो रही है और नीचे वाले से भी अट्रैक्ट हो रही है। अब ये लेयर जब आगे की ओर फ्लो करेगी, ठीक, हम्म तो ये चाहेगी कि ये लेयर भी इसके साथ आगे की ओर फ्लो करे, लेकिन हम्म इसके नीचे वाली लेयर इसको फ्रिक्शन की वजह से रोकेगी, पुश करेगी, हम्म ठीक है। हम्म तो इस तरीके से जैसे जैसे हम मतलब फ्लो में डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर सरफेस से, मान लो ऊपर सरफेस है और नीचे हम्म जो है बॉटम है हमारा, जैसे जैसे हम सरफेस से बॉटम में जाते हैं, ठीक है ना, जो वेलोसिटी होती है, जैसे सरफेस वाली जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो उससे नीचे वाले की वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, उससे वाले की और कम हो जाएगी, उससे वाले की और कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हर सरफेस, जैसे ये वाली सरफेस को सिर्फ ये वाली सरफेस रोकेगी। हम्म जैसे फ्रिक्शन काम करता है वैसे काम करता है। जैसे ये दो सरफेस है, अगर ये दो हम्म सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है, मान लेते हैं ये सरफेस, ये स्लाइड हो रही है, मान लेते हैं ये इधर की ओर जा रही है और ये, ठीक है, ये इधर की ओर स्लाइड होगी, क्या, अगर सिर्फ ये स्लाइड हो रही है, ये इसके साथ है, तो ये क्या चाहेगी कि ये सरफेस इसको अपने साथ ले जाना चाहिए, जबकि ये वाली सरफेस इसे रोकना चाहेगी, है ना। तो इस, हम्म हम्म तो क्या होगा कि इस वाली सरफेस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन, और जबकि इस वाली हम्म सरफेस पे आगे की ओर एक फोर्स लगेगा इसकी वजह, हम्म ठीक है। तो क्या होता है कि ये सरफेस जब आगे चलती है ये नीचे वाली सरफेस को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। हम्म और वैसे ही सब्सिक्वेंट हर सरफेस के साथ होता है। इसीलिए हम्म जैसे जैसे हम सरफेस से बॉटम की तरफ जाएंगे, जो वेलोसिटी है वो क्योंकि कम होती जाएगी, कम ठीक होती है। जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो लेयर्स के बीच में लग रहा है, ठीक है, हम्म इसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। ये फ्रिक्शन की ही तरीके है। अब ये हम्म जो विस्कस फोर्स है इसका फॉर्मूला न्यूटन ने दिया। क्या दिया है? हम्म न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्स लगेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ द सरफेस के, पहली चीज, हम्म या एरिया ऑफ सरफेस, दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीवी बाई डी जेड के। अब डीवी बाई डी जेड क्या है? जैसे हम डीजेड डेप्थ नीचे जाएं हम्म और वेलोसिटी में जो चेंज आए वो डीवी का है, हम्म मान लेते हैं ऊपर जो वेलोसिटी थी वी थी, और डीजेड सरफेस, डीजेड डेप्थ नीचे जाने पे वेलोसिटी वी माइनस डीवी, तो जो चेंज इन हम्म वेलोसिटी हुआ वो डीवी हुआ। तो डीवी बाई हम्म डीजेड जो है वो कहलाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, अच्छा ग्रेडियंट, ठीक है। अब कुछ लोग ये हम्म जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इस पे आप प्लस भी लगा सकते हो और माइनस भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप नीचे हम्म से ऊपर की ओर जाओगे तो वेलोसिटी तो प्लस ग्रेडियंट बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम्म ऊपर जाने पे हम्म वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर ऊपर से नीचे आओगे तो तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव घटेगी। तो डीवी बाई डीजेड आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए प्लस माइनस ऑफ ए डीवी बाई डीजेड, ठीक है। और हम्म एफ, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ईटा, ईटा ए डीवी। हम्म अब ये जो ईटा आया है हम्म इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ये कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो प्लस माइनस साइन है ये दिखा रहा है कि मतलब ये फोर्स इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता हम्म है, ठीक है। ओके, तो ये न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स मतलब लॉ नहीं कहेंगे कि न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आता है। ये न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कोस फोर्स हाँ है, न्यूटन्स फॉर्मूला सीधे कर दो। न्यूटन्स फॉर्मूला। और अब इसके कुछ यूनिट्स देख लेते हैं क्या है। हम्म
तो एसआई यूनिट क्या होगी, तो देखो ईटा का अगर हम फॉर्मूला देखें तो बनना चाहिए एफ इंटू जेड अपॉन ए डी वी, ठीक है। हम्म अब हम फोर्स की न्यूटन डाइंस ये सब है, यूनिट रख के आराम से हम्म यूनिट निकाल लेंगे। तो खैर सीजीएस यूनिट जो आती है वो आती है हाँ डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम्म और इसी को वन पॉइस कहते हैं। हम्म और एसआई यूनिट जो है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम पॉइसलेस कहते हैं, ठीक है। क्या या बोलते हैं? डेका पॉइस कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पॉइस का फुल फॉर्म पॉइसली नहीं है, हम्म ये कंफ्यूजन ना रखना है कि पॉइस का फुल फॉर्म पॉइसली है। पॉइस जो है हम्म वो सीजीएस यूनिट है और पॉइसली जो है वो एसआई यूनिट है। और अच्छा। वन पॉइसली 10 पॉइस के बराबर होता है, ठीक है। वन ठीक। पॉइसली को ही वन डेका पॉइस कहते हैं, मतलब इन दोनों का मतलब एक ही, ठीक है। हम्म। एक सी बात है, इसका ध्यान रखें। ओके। बाकी डायमेंशन तो निकल ही आएगी, ठीक है, डायमेंशन हम्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाकी जो है विस्कोसिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ने पे विस्कोसिटी घट जाएगी, ठीक है। हम्म और जो वाटर की विस्कोसिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, यानी प्रेशर बढ़ने पे वाटर की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, बढ़। ठीक है। जबकि मतलब यहाँ पे लिखा है लेकिन जबकि गैसेस के साथ, ठीक है, ऐसा हम्म नहीं है। गैस के हम्म गैस की जो विस्कोसिटी होती है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, गैस है कि विस्कोसिटी हम्म जो होती है वो प्रैक्टिकली प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हम्म गैसेस की विस्कोसिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, और जबकि हम्म लिक्विड में जो वाटर है उसकी विस्कोसिटी प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ती है। हम्म। आगे बढ़। अलग। अगला है, मान लेते हैं एक पाइप है, ठीक है। पाइप में उसकी ओवरऑल रेडियस कैपिटल आर है। अब उसके इस एंड पे प्रेशर P1 है और इस एंड पे प्रेशर P2 है। तो उसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा होगा, तो जो सेंटर में लिक्विड फ्लो हो रहा होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, मतलब सेंटर वाली लेयर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे सेंटर से एज की तरफ जाएंगे स्पीड कम होती जाएगी, मैंने कम एरो से, ठीक है। तो ठीक। अगर सेंटर में स्पीड मतलब अगर हम सेंटर से स्मॉल आर रेडियस ऊपर किसी पॉइंट पे स्पीड v का फॉर्मूला देखना चाहें तो ये फॉर्मूला, ठीक है। p इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन 4 ईटा एल, एल इसकी लेंथ हो जाएगी, एल लेंथ हो जाएगी। इसका मतलब है ये वेलोसिटी यहाँ पे नहीं यहाँ पे होगी, ठीक है ना, इस पॉइंट, ठीक। आर हाइट एल लेंथ आगे, आर रेडियस पे एल लेंथ आगे, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी v होगी के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इससे हम क्लियर निकाल सकते हैं कि अगर हम एज पे निकालेंगे वेलोसिटी एट एज जो आएगी वो जीरो हो जाएगी, कि एज पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। और वेलोसिटी मैक्सिमम जो होगी वो होगी सेंटर पे, ठीक है ना, ठीक। या एक्सिस पे, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एक्सिस पे, और कितनी होगी P1 माइनस P2 आर स्क्वायर ऑन फोर ईटा एल, ठीक। तो अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, अगर आर और आर बाई टू पे वेलोसिटीज के रेशियो को कैलकुलेट करने को आता है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी का, उसी से रिगार्डिंग एक और फॉर्मूला मान लेते हैं। एक सिलेंडर है, उसकी लेंथ एल है, उसका रेडियस स्मॉल आर है। उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो होगा, तब अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होगा। रेट ऑफ फ्लो जो होगा जिसको हम एरिया इंटू वेलोसिटी कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो को हम कहते हैं ना एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। की वेलोसिटी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यानी कि अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड जो होगा उसका फॉर्मूला होगा पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। अब जहाँ पे पी जो है वो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ और यहाँ का, ठीक है। आर रेडियस है और ईटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एल लेंथ है, ठीक। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, देखो जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ को अगर हम यहाँ रेफरेंस में लेना चाह रहे हैं, ओम्स लॉ देखो क्या है। ओम्स लॉ है कि V इक्वल टू आई आर होता है, I इक्वल टू होता है V बाई आर, होता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस अगर आप निकालना चाहें, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है V बाई आई। हम्म अब हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है ऊपर V जो है, ठीक है, वो हम्म क्या है
हम अगर ध्यान से समझे तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं हो सकता है, यानी कि ये जो हाँ ऊपर है ये कॉज ऑफ फ्लो है, हाँ कॉज ऑफ फ्लो है, और फ्लो नीचे जो आई है ये फ्लो है ना। हम्म हम एक हम्म शॉर्ट मतलब हम एक जनरल टर्म में बात करना चाह रहे हैं, तो कॉज ऑफ फ्लो हम्म अपॉन फ्लो जो है वो रेजिस्टेंस होता है। हम्म ठीक, अगर हम्म कॉज ऑफ अगर कॉज ऑफ फ्लो वोल्टेज है और नीचे फ्लो जो हो रहा है वो करंट होगा, तो कॉज ऑफ फ्लो वोल्टेज अपॉन करंट ये हमारा करंट यानी कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ऐसे ही अगर किसी कंडक्टर में हीट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो हम्म जो हीट है, हीट का फ्लो पर सेकेंड जो हीट जा रही है, के फ्लो को अगर हम एच कह दें, हीट, ठीक है, और हीट फ्लो क्यों करती है हम्म उसका कॉज क्या है, तो उसका कॉज है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हम्म तो अगर हम हम्म ऊपर ले ले टेम्परेचर डिफरेंस और नीचे ले ले फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, तो हम्म जो मिलेगा कॉज अपॉन फ्लो वो कहलाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। तो हम्म ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें पी क्या है, तो ये हमारा क्या है, हाँ तो और पी है प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस हमारा क्या है, कॉज ऑफ फ्लो है। तो अगर हम पी अपॉन वी की हम्म वैल्यू निकालें तो आएगी हम्म 8 ईटा एल अपॉन पाई आर फोर, इसको हमने यहाँ भेज दिया, और P अपॉन V को नीचे ले, तो P अपॉन V, ये P क्या है, प्रेशर डिफरेंस जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो करता है, V क्या है, लिक्विड फ्लोइंग, या ये कह दो ये हमारा लिक्विड करंट हो गया। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का रोल प्ले कर रहा है और ये करंट का, और पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, यानी ये जो आया 8 ईटा एल बाई पाई आर फोर ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। रजिस्टर ठीक है, यानी कि ये पाइप लिक्विड के फ्लो में कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा वो ये है। अब जैसे हम क्या करते थे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते थे रेजिस्टेंस का, वैसे ही हम देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप। पाइप का अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा रेजिस्टेंस के लिए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, इसी को हमको यहाँ पे अगला करना है। ठीक है, तो इसको हम मिटा के अगला टॉपिक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब क्या है, मान लेते हैं एक ट्यूब ये है, ठीक है ना, हम्म और ये जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे मैंने एक और ट्यूब लगा दी। ठीक, अब इस ट्यूब में जो प्रेशर डिफरेंस है, ओवरऑल प्रेशर डिफरेंस मतलब यहाँ से यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है वो P1 है, और इस ट्यूब में जो प्रेशर डिफरेंस है वो P2 है। ठीक है, हम्म अब इसमें लिक्विड फ्लो करता है, इससे इसमें जाता है, हम्म इसकी लेंथ मान लो L1 है और इसकी लेंथ L2 है। ठीक है, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये जो ट्यूब है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है वो R1 है, और ये जो ट्यूब है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है वो R2 है। ठीक है, अब जैसे सीरीज में हम लोग पढ़ते थे कि जब दो वायर्स या कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो जितना करंट पहले रेजिस्टेंस से पास होगा उतना ही करंट दूसरे रेजिस्टेंस से भी पास होगा, यानी अमाउंट ऑफ, यानी जो करंट होता था वो सीरीज में सेम होता था। तभी हम सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन करते थे, तो हम कहते थे करंट सीरीज में सेम रहता है और वोल्टेज अलग अलग होता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि भाई सीरीज है, मान लेते हैं इसके बाद एक और है, तो जितना करंट यहाँ पे आएगा, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो जितने चार्ज यहाँ पे आएंगे फ्लो होके उतने ही चार्ज तो आगे जाएंगे, चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है, चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रॉय तो हो नहीं जाएंगे, तो जब उतने ही चार्ज यहाँ पास होंगे तो करंट का फ्लो सेम रहेगा। वैसे ही यहाँ पे करंट का जो रोल है वो प्ले कर रहा है अमाउंट ऑफ फ्लो लिक्विड यानी V। ठीक है, तो जितना, ये भी कह सकते हो जितना लिक्विड यहाँ पे एंटर करेगा V, उतना ही लिक्विड इसमें होगा V1, उतना ही लिक्विड इसमें भी होगा V2, क्योंकि इतना ही लिक्विड इससे पास होके जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 और V2 बराबर होगा, V मान लेते हैं, कह सकते हैं, जबकि प्रेशर जो है दोनों पे अलग अलग है, प्रेशर डिफरेंस यहाँ P1 है यहाँ P2 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहें, ठीक है, तो वो होगा ओवरऑल प्रेशर डिफरेंस जो होगा नेट वो P1 प्लस P2 होगा। मतलब पी नेट का क्या मतलब है, पी नेट का मतलब ये है कि जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, भाई सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे, तो जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम कहते हैं कि अगर इस ट्यूब की जगह एक सिंगल ट्यूब यूज करें, इसका लेंथ उतना ही हो जितना इन दोनों का मिला के है, ठीक है, और ये क्या करे, ये उतना ही रेजिस्टेंस आर ऑफर करे, मतलब इसमें जो प्रेशर हम लगाए, ऐसे सोचो कि मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे
वैसे तो मैंने प्रेशर P1 और P2 ओवरऑल कह दिया है कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस P1 है और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस P2 है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है तो हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है ABC, पॉइंट है A, ये B और ये C। तो A पे जो प्रेशर है वो मान लेते हैं PA है, B पे जो प्रेशर है वो PB है और C पे जो प्रेशर है वो PC है। तो P1 का मतलब क्या हुआ, PB, P1 का मतलब PA माइनस PB हुआ। और P2 का मतलब क्या हुआ, P माइनस PC हुआ। तो जब हम P1 प्लस P2 करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, A माइनस PC नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो टोटल प्रेशर डिफरेंस यहाँ से यहाँ का क्रिएट होगा तो क्या होगा, PA माइनस PC होगा। यानी कि इसमें जो टोटल प्रेशर डिफरेंस आएगा इसमें वो आएगा P1 प्लस P2। तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब हम कॉम्बिनेशन की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करें तो वो इतना ही करंट ड्रॉ करे सेल से, इतना वो पूरा कॉम्बिनेशन कर रहा था मिलके, उतना ही वो रेजिस्टेंस अकेले करे। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जितना प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है, टोटल प्रेशर डिफरेंस PA माइनस PC लग रहा है यहाँ से यहाँ तक के, उतना ही प्रेशर डिफरेंस जब हम लगाए इस ट्यूब में जिसकी लेंथ L1 प्लस L2 हो, ठीक है, लेंथ क्या हो, L1 प्लस L2 हो, ठीक है, तो ये जो है उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करे जितना ये दोनों मिल के कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका डिफिनेशन इक्विवेलेंट का। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 है। अब P हमारा नेट प्रेशर है, P यहाँ पे लगा रहे हैं। देखो P इक्वल टू वन की जगह क्या लिख सकते हैं, अब देखो अभी हमने पीछे देखा V का फॉर्मूला क्या है, पाई R की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L है। तो ये फॉर्मूला है ना, पीछे निकाला अभी हमने। तो अगर हम P1 की वैल्यू निकालें तो आनी चाहिए 8 ईटा L P अपॉन पाई R की पावर R1 की पावर 4। मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस R1 है और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, सॉरी रेजिस्टेंस रेडियस, इसकी रेडियस R1 है उसकी रेडियस R2 है। V1 के लिए फॉर्मूला आना चाहिए 8 ईटा L और V1 और V2 तो बराबर ही है, तो V1 की जगह डायरेक्ट V अपॉन पाई R1 की पावर 4 प्लस टू का फॉर्मूला क्या आना चाहिए 8 ईटा L। अच्छा हाँ, एक और गलती हो गई, L की जगह मुझे L1 L2 लिखी, L1 L2 तो 8 ईटा L2 B अपॉन पाई R2 की पावर 4। ठीक, अब हम क्या करें, यहाँ से वो कॉमन ले लें 8 ईटा, ऐसा करते हैं B कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, B ऐसे ही रखो, B सिर्फ कॉमन ले लो और कुछ ना, 8 ईटा L अपॉन पाई R1 की पावर 4 प्लस 8 ईटा L2 अपॉन पाई R2 की पावर। तो V की वैल्यू अगर निकालें तो P के नीचे ये सब कुछ आ जाएगा 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 की पावर 4 प्लस 8 ईटा L2 अपॉन पाई R2 की बात समझ आ गई। अब अगर हम देखें क्या है, ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया था कि ये जो 8 ईटा L बाई पाई R4 है ये पूरा रेजिस्टेंस इसका फॉर्मूला नहीं है। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा R1 का फॉर्मूला है प्लस ये किसका फॉर्मूला है R2 का है। अब देखो ये R1 प्लस R2 नीचे आ रहा है, अब ये V क्या है, ओवरऑल अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जो कि इसमें V अमाउंट ही फ्लो करेगा। और P क्या है, इस जो ट्यूब है इसमें ओवरऑल जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो है। तो जो नीचे आना चाहिए वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, और जो इसका रेजिस्टेंस है वही इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहलाएगा। कि मैंने क्या बताया कि ये पाइप जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वो, ठीक है, उसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहेंगे, इन दोनों का मिला के वो होना चाहिए। जरूरी नहीं वो सम ही आए, सीरीज में सम आता है, पैरेलल में 1 अपॉन करके फॉर्म। तो रेजिस्टेंस जो आया वो R1 प्लस R2 आया, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आया, इसमें सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस सेम आ रहा है।
ठीक है, R1 प्लस R2। अब हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं एक ट्यूब ये है, एक का लेंथ L1 है और उसके नीचे एक और ट्यूब है, का लेंथ L2 है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसका मान लो R1 है रेडियस, इसका R2 है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो R2 है और इसका जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो R1 है। अब पैरेलल में हम क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस सेम मान के चलते हैं। तो इसमें जो प्रेशर डिफरेंस है वो भी मान लो P है और इसमें जो प्रेशर डिफरेंस है वो भी मान लो P1 और P2 दोनों में बराबर रहेगा P। लेकिन जब लिक्विड फ्लो करेगा तो इसमें से कुछ और अमाउंट फ्लो करेगा और इसमें से कुछ और अमाउंट फ्लो करेगा, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें से मान लेते हैं V1 अमाउंट फ्लो कर रहा है, अमाउंट फ्लो कर रहा है और इसमें से अमाउंट V2। तो जो टोटल अमाउंट V होगा वो V1 प्लस V2 होगा ना। अब अगेन वही फॉर्मूला फिर से यूज कर रहे हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, सॉरी प्रेशर बोल दिया, अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग V का फॉर्मूला क्या है, पाई P R की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L, ये है। तो यहाँ डायरेक्ट लगा तो V इक्वल टू V1 की जगह आ जाएगा पाई P R1 की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L1 प्लस V2 की जगह आ जाएगा पाई P R2 की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L2। अब इधर P कॉमन ले ले, सिर्फ पाई R1 की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L1 प्लस पाई R2 की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखो हमने पीछे क्या बताया था कि 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4, यही तो हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक। ये यही तो फॉर्मूला बताया था रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फॉर्मूला बनना है वो 1 अपॉन R1 प्लस ये 1 अपॉन R2 बन, और यहाँ क्या आ जाएगा V अपॉन P। अब देखो P अपॉन V जो होता था वो रेजिस्टेंस फॉर्मूला बताया था मैंने, तो ये वहाँ यहाँ पे 1/P 1 अपॉन R इफेक्टिव का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन R1 अपॉन R2, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि 3 पाइप हैं, दो ऐसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, और दोनों को मिला के एक आगे जुड़ी हुई है, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम दे दें तो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो रेट ऑफ फ्लो निकालने में हमें आसानी रहेगी। जैसे मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे ओम्स लॉ के क्वेश्चन बेसिक 9th 10th में होते थे, वही क्वेश्चन पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, या डायरेक्ट इफेक्टिव रेट ऑफ फ्लो पूछ सकता है। तो अगर ओवरऑल रेट ऑफ फ्लो पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें और फिर टोटल प्रेशर और टोटल वॉल्यूम फ्लोइंग की मदद से इफेक्टिव मतलब ओवरऑल रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइजलीज लॉ और फिर उससे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब। अब हम पीछे आते हैं स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ क्या है, स्टोक्स लॉ ये है कि अगर एक सर्कुलर बॉल हो, बॉडी हो, कोई चीज हो, तो अगर किसी लिक्विड में गिर रही है, जैसे कोई लिक्विड है और उस लिक्विड में ये बॉडी क्या हो रही, गिर रही है, तो जिस इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी v होगी उस समय इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा, इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है ना, इस पे F विस्कस मान ले, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होगा 6 पाई या R V है। अब V इसकी वेलोसिटी है, R इसकी रेट। अच्छा देखो फ्रिक्शन फोर्स मतलब जो विस्कस फोर्स है उसका नेचर ये होता है, मतलब रेजिस्टिव फोर्सेस जो होते हैं उसका नेचर होता है कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो विस्कस फोर्स एक वेलोसिटी डिपेंडिंग फोर्स, और जो भी फोर्सेस वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं हो सकते, ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है। ये लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन जब हम लोग पढ़ते थे तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए हम लोग क्या करते थे कि अगर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स अवेलेबल है तो रेजिस्टिव फोर्स वेलोसिटी पे का फंक्शन है, ठीक है। और जबकि जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस केवल आर का फंक्शन होना चाहिए, मतलब पोजीशन का फंक्शन होना चाहिए, तभी तो कर्ल ऑफ एफ आर 0 दिखा के हम दिखा देते हैं कि वो कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। जो रेजिस्टिव फोर्स या विस्कस फोर्स है वो हमारा कंजर्वेटिव नहीं है। तो स्टोक्स लॉ सिर्फ ये बताता है कि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट
अगर v स्पीड से चल रहा है तो उस v स्पीड, जिस समय उसकी स्पीड v होगी उस समय उस पर जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो इतना। जैसे जैसे स्पीड उसकी बढ़ेगी विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होगी विस्कस फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है लिक्विड में, उस पर विस्कस फोर्स जीरो लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। अब हम विस्कस फोर्स की मदद से एक चीज निकालते हैं जिसे हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड, ठीक है। टर्मिनल स्पीड का क्या मतलब है यहाँ? टर्मिनल स्पीड का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एक लिक्विड है और इस लिक्विड में कोई सर्कुलर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। तो जब ये फॉल करेगा, मान लेते हैं मतलब ये जो है अंडर ग्रेविटी फॉल कर, जब अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा तो इसका वेट mg नीचे की ओर लगेगा, ठीक। अब क्योंकि ये लिक्विड में है, मान लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी रो है और इस बॉल की डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। जब ये लिक्विड में गिरेगा तो लिक्विड क्या करे, या लिक्विड में जब होगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहेंगे बायोंस फोर्स। बायोंस फोर्स क्यों लगेगा? बायोंस फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से लगता है, ठीक है। मतलब लिक्विड जब ये बॉडी जब लिक्विड में जाएगी तो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, जब लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी तो उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसे बायोंस फोर्स। तो यहाँ पे एक बायोंस फोर्स जनरेट होगा। अब ये जो बायोंस फोर्स जनरेट होगा ऊपर की ओर होगा और वेट नीचे की ओर लगेगा। अब लेकिन क्योंकि ये गिर रही है, इसके अंदर कुछ स्पीड है, तो उसकी वजह से इस पे एक विस्कस फोर्स भी लगेगा, और विस्कस फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो क्योंकि बॉडी नीचे की ओर गिर रही है इसलिए विस्कस फोर्स भी ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर Fp। लगेगा। अब देखो जब बॉडी गिरना स्टार्ट हुई होगी तो इनिशियली उसकी स्पीड जीरो रही होगी, ठीक है। हम्म। बॉडी गिरना स्टार्ट हुई होगी तो इसकी स्पीड जीरो रही होगी, उस समय सिर्फ बायोंस फोर्स लग रहा था और वेट लग रहा था। अब जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगा, तो वेट तो उसका mg लग ही रहा था और बायोंस फोर्स लग ही रहा था, लेकिन स्पीड में इंक्रीमेंट होने की वजह से एक और फोर्स जनरेट हो जाएगा जो कि हमारा क्या है, विस्कस फोर्स है। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेशन इसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगा, और जितना ही स्पीड में इंक्रीमेंट होगा उतना ही विस्कस फोर्स भी क्या होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता रहेगा। तो कोई तो कभी क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज आती है जब ये तीनों फोर्सेस मिलकर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मतलब वेट जो होता है वो बायोंस फोर्स और विस्कस फोर्स से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से फॉल करेगी। इसी कांस्टेंट स्पीड को टर्मिनल स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल स्पीड की अगर हम डेफिनेशन पूछें तो टर्मिनल स्पीड की डेफिनेशन बनी द कांस्टेंट स्पीड विद विच ए बॉडी इज फॉलिंग इन ए लिक्विड इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि नेट एक्सेशन जीरो हो जा रहा है और टर्मिनल स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड है। कभी कभी क्या करता है कि जो काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो क्या करता है, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला दे देता है कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, मतलब कुछ फंक्शन ऑफ टी दे देता है, ठीक है। और कह देता है कि इसमें टर्मिनल स्पीड निकालो। तो आपको क्या करना है कि एक्सेलरेशन जो कि फंक्शन ऑफ टी दिया है उसको जीरो ले लो और ये देखो कि किस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वही क्या हो जाएगी, हमारी टर्मिनल स्पीड, ठीक है ना। मतलब ऐसे केस में जो है जो एक्सेलरेशन होता है वो एक टाइम पे या उसके बाद जीरो हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि एक इंस्टेंट पे जीरो हो रहा है, इंस्टेंट पे जीरो हो रहा है तो फिर उसके बाद फिर से वो काम करने लग रहा है अगर, तो फिर उसको हम टर्मिनल स्पीड नहीं कहेंगे। टर्मिनल स्पीड का मतलब है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए और उसके फर्दर भी वो जीरो ही रहे। अब जिस पॉइंट पे ये कंडीशन हो जाएगी, अचीव हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, वो कांस्टेंट स्पीड ही उसमें जनरेट रहेगी, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड कहते हैं। टर्मिनल स्पीड का एक और एग्जाम्पल है जो कि मैग्नेटिज्म में दिया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म में क्या टर्मिनल स्पीड का एग्जाम्पल दिया जाता है वो भी कहते हैं कि एक कॉपर की ट्यूब है, मान लो वो इन्फिनाइट ट्यूब, ठीक है। और इस ट्यूब में मैंने एक बार लेंस लॉ में भी दिया जाता है। हाँ लेंस लॉ में भी दिया जाता है। हाँ, मान लेते हैं एक कॉपर की ट्यूब है, इन्फिनाइट है, और इसमें एक हमने मैग्नेट डाल दिया। अब फिर ये पूछा जाता है कि इस मैग्नेट की स्पीड इनसाइड द ट्यूब क्या होगी, ठीक है। मतलब आपको ये बताना है कि ये चेंजिंग होगी, ठीक है, या मतलब इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी या कांस्टेंट होगी, ऐसे आपको बताना, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये इसमें गिरता है
ठीक है। तो जैसे जैसे ये गिरता है वैसे वैसे क्या होता है, इंडक्शन करता है, ठीक है ना। तो ये कॉपर की क्यूब की सरफेस पे करंट फ्लो करता है, ठीक है। और जो क्या करता है, लेंस, ये करंट ऐसे फ्लो करता है कि ये इसके फॉल को अपोज करे। तो इसका जो वेट एनर्जी लगी रहा है, और एक और मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है जो इंडक्शन की वजह से होता है ऊपर की ओर। हाँ। और ये तो एक एक टाइम ऐसा आता है जब ये मैग्नेटिक फोर्स और ये वेट बैलेंस हो जाते हैं, उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से गिरने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है टर्मिनल स्पीड के अचीव होने का। तो इसका आंसर ये है कि अगर इन्फिनाइट में एक जब ये गिरता है तो ये कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर लेता है थोड़ी देर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अम, तो ये कंडीशन इसमें लगेगी, बात सिंपल सी बात। अब मास का फॉर्मूला क्या होगा, मास का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा भाई, अगर ये बॉल है, स्फीयर शेप है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गया, इनटू इसकी डेंसिटी मैंने सिग्मा मानी है, ग्रेविटी जी, इक्वल टू बायोन्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड उतना ही होगा जितना वॉल्यूम ऑफ बॉल है, क्योंकि कोई बॉडी जब पूरी तरीके से डीप होती है, डूबी होती है, इमर्स होती है, तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करती है जितना खुद उसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी वही आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लेना है तो यहाँ पे डेंसिटी जो आएगी वो लिक्विड की आएगी इनटू ग्रेविटी जी, प्लस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके वेलोसिटी निकालनी है, निकाले देते हैं 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू, कर ले आओ 4/3 पाई आर क्यूब, कॉमन ले लो, जी भी कॉमन ले लो, हाँ माइनस आएगा, यहाँ से पाई कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, 2 या 6 टू आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो ऑन क्या आ रहा है, ठीक। ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का, टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला बन गया 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा, ठीक है। अगर किसी लिक्विड में, ठीक है, अगर किसी लिक्विड में मान लेते हैं कि जो बॉल है की डेंसिटी कम हुई और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हुई, मान लेते हैं प्लास्टिक की बॉल है और उसको मैंने क्या किया, पानी के अंदर नीचे बॉटम पे ले जाके और छोड़ दिया, जब छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, ऊपर की ओर राइज करेगा, ठीक है ना। तो उसमें भी जब वो कांस्टेंट स्पीड अचीव करेगा तो वो भी टर्मिनल स्पीड का ही माना जाएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में जब ये ऊपर की ओर राइज करेगा ना तो बायोलेंस फोर्स ऊपर की ओर हो जाएगा और विस्कस फोर्स और वेट नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो उस केस में टर्मिनल स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, बायोलेंस फोर्स और वेट को एक तरफ ऐड कर लेंगे और विस्कस फोर्स को, सॉरी, विस्कस फोर्स और वेट को एक तरफ ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब बॉल ऊपर की ओर जाएगी वेट तो नीचे की ओर लगेगा, लेकिन विस्कस फोर्स अब नीचे की ओर लगने लगेगा क्योंकि बॉल का मोशन ऊपर की ओर हो रहा है और बायोलेंस फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। इसमें विस्कस फोर्स और वेट को ऐड करके बायोलेंस फोर्स के बराबर लेके हम टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है तो टर्मिनल स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या आना चाहिए, एफ पी इक्वल टू एफ बी माइनस एम जी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी हाँ, तो फॉर्मूला यही बन जाएगा, ठीक है। बस इसमें रो और सिग्मा पलट जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला दोनों केस में आप लगा सकते हैं, चाहे फॉल कर रही हो बॉडी लिक्विड के अंदर, चाहे वो राइज कर रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी देखो एफ पी का फॉर्मूला एम जी माइनस एफ पी बनना है और यहाँ पे एफ पी का फॉर्मूला एफ पी माइनस एम जी बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस जो है पॉजिटिव और निगेटिव का फर्क आएगा, बाकी जो है वेलोसिटी फॉर्मूला लेकिन यही बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा हो गया, खत्म, कुछ नहीं बचा। एक बार हम जो है बीएससी के टॉपिक्स और देख लेंगे, मुझे लगता नहीं है कि बीएससी में कुछ नया ऐसा है तो रह गया हो, लेकिन फिर भी एक बार बस जो है पीजीटी का तो देख लेंगे कि बीएससी में कोई ऐसा नया टॉपिक तो नहीं है जो इसमें रह गया हो, या फिर बीएससी में कुछ इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, ठीक है। मुझे लगता है जहाँ तक कैपिलैरिटी वाला एक्सपेरिमेंट मैंने किया था बीएससी में जब, ठीक है, हाँ वही सरफेस टेंशन निकालना हाँ, तो सरफेस टेंशन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, ठीक है।
लेकिन अगर कोई और मेथड के थ्रू सरफेस टेंशन निकलता होगा जो हम लोगों ने ना किया हो लेकिन बुक में हो और उस पर क्वेश्चन बनता हो तो नेक्स्ट टर्न पे देख के और इसके क्वेश्चन का डालेंगे, ठीक है। और ये विस्कोसिटी निकालने वाला भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों को कराया गया था एमएससी में, या हाँ अगर याद एमएससी हो में हम तो। लोगों ने उसमें किया था, वो भी ठीक है। तो खैर मतलब कहने का मतलब है कि ये टर्मिनल स्पीड पे एक क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये टॉपिक हाँ पढ़ ही लिया। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने नहीं किया है लेकिन आता हो, इम्पोर्टेंट हो और उस पर न्यूमेरिकल बनता हो तो उसको हम लोग एक बार, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पे इसके हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। आज ये यहीं तक। ठीक। तो